हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं GKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज की इस लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। चलिए, लास्ट क्लास मैंने कहाँ पे स्टॉप की थी, तो आपको साथ साथ रिवाइज करना है। तो लास्ट क्लास मैंने कहाँ पे स्टॉप की थी, मैंने आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना सिखाया था। उसके लिए मैंने सीधा बताया था ये बराबर होगा आपका एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। बस सीधा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी दिए थे निकालने के लिए कि आप मुझे निकाल के बताओगे, ठीक है। वो कौन सा था आपका, आई थिंक वो था वेनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर था 3 और इसका था ये 47। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर था 47 में से 23 निकाल दो। 40 में 20 के तो 20 और 4 यहाँ से कितने हो गए 24। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, डेट विल बी 24। एंड आई होप यहाँ तक आपको बात मेरी क्लियर होगी। चलिए, आज की क्लास में मैं यही से स्टार्ट करूँगा, पहले क्वेश्चनों से। चलिए आप क्वेश्चन करिए पहले। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग। मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दिया यूरेनियम। अब यूरेनियम के कुछ आइसोटॉप्स भी होते हैं, जैसे मैंने दूसरे नंबर आपको दिया क्लोरीन। चलिए इसमें हम निकालते हैं इसमें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं। जैसे मैंने आपको सिखा भी दिया, जैसे पहले क्वेश्चन का हम आंसर निकालने के लिए देखेंगे। देखिए यूरेनियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 92, एटॉमिक मास इसका रहेगा 235, ठीक है। एक और होता है यूरेनियम का 92, ये आप आगे पढ़ोगे कि ये चेंज कैसे होता है 236। एक होता है आपका यूरेनियम 92 और ये हो सकता है आपका 238, ठीक है। जिसके आइसोटॉप्स होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम, आगे आप पढ़ोगे क्लास में, ठीक है। बट जब भी वो पूछे कि सीधा सीधा यूरेनियम का क्या निकालो, एटॉमिक न्यूट्रॉन निकालो, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सारे नहीं उठाने, आपको सिर्फ पहले वाला उठाना होता है जो उसका जनरल फॉर्म होता है। कौन सा, वो यूरेनियम 92 238। तो इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, आपको पता है यूरेनियम 92 और 238 का निकालना है। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे कि टोटल मास कितना है 238 और उसमें से नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको आप एटॉमिक नंबर से भी जानते हो, इसको माइनस करो, आंसर आपके सामने होगा, डेट विल बी 143। ये है आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्लोरीन का। इसलिए मैंने बोला था 20 तक कम से कम एटॉमिक नंबर याद कर लेना। तो क्लोरीन का क्या होता है आपका, वो होता है आपका 17 और इसका मैंने एक्सेप्शन बताया था 35.5 था, लेकिन इसको मान लीजिए एक 35 होता है, एक 37 होता है। तो आप किसी का एक निकालो, क्योंकि 0.5 वाला पॉइंटों में आता नहीं है, तो इसको निकालने का आ जाएगा 35 में से 17 माइनस करो तो आपका आंसर मिल जाएगा 18, ठीक है। और फ्रैक्शन वाला अगर 35.5 लोगे तो 18.5 आएगा, लेकिन वो आपको एग्जिस्ट, न्यूट्रॉन कभी भी पॉइंटों में एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूट्रॉन नंबर में होंगे 1 2 3, कोई भी इंटीजर में होगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड आई होप आप ये सब अब निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये आप समझ गए हो। अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अलग अलग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको कन्फर्म हो जाए। एक क्वेश्चन और लिख लो, लिखो एन एलिमेंट contain number of proton neutron and electron are 16 and 18 respectively का मतलब पहले प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा एलिमेंट होगा। आपको बताइए वो कौन सा एलिमेंट होगा जिसके अंदर 16 प्रोटॉन हो और 16 ही न्यूट्रॉन हो और 18 इलेक्ट्रॉन हो। तो कैसे निकालना है, आपको इसकी जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए, कैसे निकलता है। मुझे नहीं पता वो कौन सा है, और उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है, यहाँ पे आता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, 16 आ गया।
उसके बाद क्या आता है न्यूट्रॉन, मुझे नहीं पता कितने। चलिए इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन कितने आपके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसमें चार्ज आएगा भी, ध्यान से देखने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना। आपको पता है कि मैं एक बार ना इसकी जनरल फॉर्म लिखता हूँ ताकि आप थोड़ी सी बात को समझ पाओ। यहाँ पे आएगा एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आएगा एटॉमिक मास, और यहाँ पे आता है आपका चार्ज। ठीक है, इसी को हमने फाइंड करना था कि एक्स क्या है। चलिए यहाँ पे जेड कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो कितना आपका 16। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, एटॉमिक मास आपको पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास। तो यहाँ पे प्रोटॉन ये है और न्यूट्रॉन ये है, तो टोटल सम कितना होगा, 16 16 कितना हो गया 32, 16 16 कितना हो गया 32। ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने अब छोटा सा पॉइंट बताया था कि चार्ज कैसे निकलता है किसी चीज़ के ऊपर, चार्ज अभी तक आपने चार्ज पढ़ा नहीं था प्लस माइनस। तो प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो वही उसका चार्ज होता है। चलिए इस पर चार्ज भी निकाल लेते हैं। प्रोटॉन कितने आपके, प्रोटॉन है 16, इलेक्ट्रॉन कितना है 18, और लेकिन ये माइनस का होगा क्योंकि चार्ज माइनस का होता है। तो 16 में से 18 निकाल दो तो माइनस होगा, चार्ज आएगा। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं। बस आपका क्वेश्चन हो चुका है, आपका निकल के आ गया यहाँ पे 16 इसका एटॉमिक नंबर था, 32 इसका एटॉमिक मास था, और चार्ज आया -2। तो ये कौन सा होता है, इसका एटॉमिक नंबर 16 आता है। तो याद करिए सल्फर, ये सल्फर होगा। सल्फर के ऊपर -2 चार्ज क्यों आया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, खैर इतना तो अच्छा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में इतना ही आएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल के बताइए। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैंने इसको करवा दिया। चलिए थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है आज, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आज का। सबसे पहले नोट में कुछ बातें लिख लीजिए, इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप। और आज की क्लास को मैं कंक्लूड करूंगा, जो आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है, एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में रिलेशन कैसा होता है। जैसे मान लो पहला ऑप्शन मैंने दे दिया कि एटॉमिक जो मास होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रेटर देन होगा जेड के। दूसरा ऑप्शन मैंने दिया ये लेस देन होगा जेड के। तीसरा ऑप्शन मैंने दिया ये ग्रेटर देन इक्वल जेड होगा, और फोर्थ ऑप्शन मैंने दिया लेस देन इक्वल होगा। तो आपने देखा कि एटॉमिक मास कभी ऐसा हुआ था कि छोटा आया था, तो वो तो बेशक डबल देन डबल में +1 होता है। एक बात तो क्लियर है कि एटॉमिक मास जो है वो ग्रेटर देन तो होता ही है, तो बच्चा इसको आंसर लगाएगा। लेकिन देखना ध्यान से, ये आंसर नहीं है, क्योंकि सोडियम तक आप, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए सोडियम था, ये 11 था, ये 23 था। तो इसमें एटॉमिक मास कितना आया था, एटॉमिक मास आया था आपका 12, सॉरी एटॉमिक मास बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए थे 12, और इसका एटॉमिक मास कितना 23। तो एटॉमिक मास क्या है, ग्रेटर देन है आपका एटॉमिक नंबर से। यहाँ तक तो मुझे क्लियर था कि बड़ा तो होता ही है। ठीक है, एक और एक्सेप्शनल केस था आपका हाइड्रोजन वाला, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है कभी कभी। हाइड्रोजन का एक ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास भी एक होता है, क्योंकि इसके अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, ऊपर कभी 2 भी होगा, कभी 3 भी होगा। ठीक है, इस केस में क्या हो गया आपका, एटॉमिक नंबर इक्वल हो गया आपका एटॉमिक मास के, मतलब जेड इक्वल हो गया ए के। तो आपको पता चला कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का इक्वल भी होता है, इसका मतलब ग्रेटर भी होगा इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और एटॉमिक मास, एक चीज़ याद रखना कि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के बराबर है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा नंबर है जिसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के बराबर है। ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया, आपका पता चल गया। और दूसरी चीज़ जो एटॉमिक नंबर होती है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसको ज़्यादा माना जाता है। एटॉमिक नंबर इज मोर, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी इसको लिख लो, देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये किसने बोला था, ये हमें बोला था, ये हमें बोला था सेड बाय
मॉसले, ठीक है, हेनरी मॉसले ने बोला था, ये हेनरी मॉसले ने। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा आज की क्लास में नया। मैंने लास्ट क्लास में आपको एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास के बीच में बताया था न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, किसको प्लस माइनस करना होता है। आपने वहाँ से देखा कि हर बार एटॉमिक मास ज़्यादा आ रहा था, या तो डबल होता है, डबल में +1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में इक्वल भी होता है। तो ये रिलेशन ऐसा है, सीधा सीधा पता चल गया कि एटॉमिक मास ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ये बात। दूसरी बात बोली कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल होता है, मतलब ज़्यादा इसको माना जाता है, इसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी देखी जाती है। जो आपके जितने भी पीरियोडिक टेबल थे, एटॉमिक मास क्योंकि चेंज होता था, आपको पता है हाइड्रोजन का 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, मतलब एक ही एलिमेंट के 3-3 मास हैं, तो उसको थोड़ा सा प्लेस करना मुश्किल हो गया था। इसलिए जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी वो कौन सी है, वो है आपकी एटॉमिक नंबर। कौन सी है वो? एटॉमिक नंबर, ठीक है। अभी जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो बच्चों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, बट मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट सारे ही पॉइंट बता दूंगा जो आपको पढ़ने हैं अभी, ठीक है। और अभी तक की क्लास का मैं कंक्लूड कर देता हूँ, कुछ है नहीं इसमें। एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये मैंने बता दिया, और कुछ मैंने आपको बताया नहीं। अभी तो मैंने कल वाली क्लास की एग्जाम्पल ली थी, कंक्लूड करने वाला कुछ है नहीं फिलहाल। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए हेडिंग दीजिए अभी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये जिसने केमिस्ट्री पढ़ी उनको भी, बच्चों को कम समझ आती है, ठीक है, अभी आपको समझ आएगी पूरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अरेंजमेंट करना। क्या करना? अरेंजमेंट। तो आप कंक्लूड में बना सकते हो इसका कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों के लिए बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं इसको बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, सो एज आप लोग किसी भी नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपको एटॉमिक नंबर 30 तक याद होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात की थी शेल की, आपने पढ़ा भी होगा के शेल, फिर मैंने बताया था एल, फिर बताया था एम, फिर एन। और आपको पता है कि कितने कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2n²। स्टार्टिंग की क्लास देखना, समझ आ जाएगी। अब ये थे आपका 2D फिगर। अगर इसके अंदर सब शेल की बात करें तो एस का पहले नंबर पे आता है ना के, तो के के अंदर एक ही शेल होगा, वो सब शेल कौन सा होगा? एस वाला, ठीक है। SP-DF क्या होता है? SP-DF ये क्या है? ये सब शेल है, ठीक है। 4 क्या होते हैं? सब शेल। के पहले नंबर पे आता है, इसके अंदर सब शेल कौन सा है? एस वाला। दूसरे नंबर पे आता है एल, ऐसे याद रखना, ये दूसरे नंबर पे आता है। किस नंबर? दूसरे नंबर पे। इसके अंदर 2 सब शेल होंगे, कौन कौन सा होगा? एक एस होगा 2s और एक होगा 2p, ठीक है। ये एम तीसरे नंबर पे आता है, इसके अंदर होगा 3s, 3p और 3d। एन चौथे नंबर पे आता है, इसके अंदर होगा 4, एक s होगा, एक p होगा, एक d होगा और एक f होगा। अब यहाँ से एक चीज़ को ध्यान से समझना, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग। जिसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी वो आगे चलता जाएगा, ठीक है। जितनी कम एनर्जी होगी वो पहले आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये 4s की एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू 3d से, इसलिए 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है। ये आपको समझ आएगी अभी। देखिए इसको लिखते कैसे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होता है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो मैं 1s में फिल करूँगा। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। s में कितने आते हैं ये मैं आपको डाटा बना के ही बताता हूँ। चलिए मैं पहले इसको बताता हूँ, फिर इसको हम अरेंज करेंगे। आप लिख लो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SPDF। SPDF में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। चलिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले हम बात करेंगे S की। S क्या है आपका? ये सब शेल है आपका। S के अंदर एक ही बॉक्स होता है और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक का फेस ऊपर होता है, एक का फेस नीचे, ठीक है। ये अपोजिट स्पिन होते हैं ये दोनों, ठीक है। फिर बात करें P की, तो P के अंदर कितने आते हैं सब शेल? 2। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं देखिए ध्यान से। P के अंदर
इसके अंदर 3 बॉक्स होते हैं, आपको मैं बताता हूँ आपको याद कैसे करने हैं। ये मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद कैसे करना है। उसके बाद डी में आते हैं आपके पास कितने बॉक्स, 5। कितने बॉक्स, 5 बॉक्स होते हैं, ठीक है। और एफ के बाद एफ में कितने आते हैं, 7। तो आगे लिखते हैं ना, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतनी जरूरत पड़ेगी। तो ईच बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ईच बॉक्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। और दोनों की पोजीशन कैसी होगी, अपोजिट होगी, अपोजिट स्पिन होंगे, एक का ऊपर होगा एक का नीचे होगा। अब मुझे बताइए एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए एस के अंदर कितने आएंगे, सर एक ही बॉक्स है, एक ही बॉक्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैं बोलूँ बताइए पी के अंदर कितने आएंगे, सर पी के अंदर 3 बॉक्स हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने आएंगे सर, 6 आएंगे। सर डी के अंदर कितने आएंगे, 5 बॉक्स हैं, सबके अंदर 2-2, 10 आएंगे। सर एफ के अंदर कितने आएंगे, सर एफ के अंदर कितने आएंगे, तो एफ के अंदर कितने आते हैं आपके, 18 आते हैं, ठीक है। लिखने की जरूरत है नहीं आपको इसको, एफ के अंदर कितने आते हैं, ठीक। एफ के अंदर आएंगे 14, कितने आएंगे, 14, क्योंकि 7 बॉक्स होंगे। देखिए याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। एस पी डी एफ क्या है, ये सब शेल है, सबके अंदर ऑड नंबर, देखिए ऑड, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, तो ऐसे बॉक्स हैं, ऑड नंबर पे चलना है। पहले नंबर पे ऑड पे एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर डी एफ, एस पी डी एफ, ठीक है। एस के अंदर 2 आते हैं और एक बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इतना पता चल गया, कोई आपको पूछे बताइए जी डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी सब आप बोलोगे डी तीसरे नंबर पे आता है 1, 3, 5, तो 5 के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ जाएगी। क्या यहाँ तक मेरी बात पहुँच पाई आप तक, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैंने बोला कि KLMN ये आपके शेल होते हैं, सबके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऑलरेडी आप फर्स्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो। मैंने बोला S के KLM के अंदर सब शेल होते हैं और हर एक शेल में, सब शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पहले तो पता होना चाहिए SPDF 4 सब शेल होते हैं, कौन कौन से, SPD एंड F, ठीक है। और S के अंदर पहले नंबर ऐसा आ रहा है, फिर मैं P लिखा, फिर मैं D लिखा, फिर F लिखा, तो ऑड नंबर की सीरीज चलेगी। पहले के अंदर 1 बॉक्स, 2, 3 बॉक्स, 5 बॉक्स, 7 बॉक्स, इसके अंदर 7 बॉक्स होते हैं। लिखना तो लिख लो, वैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। इसके अंदर कितने बॉक्स होते हैं, 7। तो इलेक्ट्रॉन पूछो तो कितने हो गए, 14। तो कैसे निकालना, हर बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले एस में कितने आएंगे, टोटल 2 आएंगे। पूछा जा सकता है कि एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, तो आंसर विल बी 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल, तो आंसर होगा 6। डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। आई होप यहाँ तक आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। चलिए आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं। अब ये आपको पता चल गया कि सब शेल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, कितने कितने आते हैं ये भी आपको समझ आ गई। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे S वाली 1s2 शेल कंप्लीट, फिर लिखोगे 2s2 2p6 शेल कंप्लीट हो गया, फिर 3s2 3p6 शेल कंप्लीट, 4s2 3d10 एंड 4p6, फिर आगे चलता जाएगा। आपको इससे ज़्यादा चलना ही नहीं है। ये वाली लाइन आपको याद करनी है, ये वाली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी के बेस पे आप दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन को अरेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले ऐसा आता था, क्योंकि इसका जो सिनेरिटी ऑर्डर है वो किसके अकॉर्डिंग है। आपको कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सिनेरिटी ऑर्डर वो कैसा है, वो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन आगे आपके लिखते चलते जाओगे, ठीक है। ये किसने बताया था, ये किसने बताया था, ये बताया था आपका अफबाउ प्रिंसिपल। किसके अकॉर्डिंग है ये, अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कैसे कि उसका कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। इसका मतलब जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1s की एनर्जी सबसे कम है, 2s की उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, 2p की उससे ज़्यादा है, 3s की। यहाँ पे आप देखिए उल्टा हो गया, 3d पहले आना चाहिए था 3 वाला, लेकिन पहले 4s आया फिर 3d वाला। यहाँ से देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस 3d से 4s की एनर्जी कम होती है, ठीक है। 4s की एनर्जी क्या होती है, लेस एनर्जी एज कंपेयर टू
एज कंपेयर टू 3D, इसलिए वो पहले आया। ये किसके द्वारा बोला गया था? अफबाउ प्रिंसिपल के द्वारा ये बोला गया था। यही से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी। आपको पता चल गया के क्या होते हैं? शेल होते हैं। उसके अंदर सब शेल कौन से होते हैं? SPDF। SPDF, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6 और डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। एफ तक जाने नहीं पड़ेगा आपको। ये कैसे लिखी जाती है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार अरेंज की गई? आपका आंसर होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जो हमें अफबाउ प्रिंसिपल ने बताया था। कैपेसिटी आपको पता चल गई। एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसी होगी? अपोजिट होगी, अपोजिट स्पिन होंगे। तो किसने बताया था? ये आप आगे पढ़ोगे। चलिए अब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ आपको, फिर आपको समझ आएगी। चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेता हूँ कैल्शियम की। एटॉमिक नंबर होता है इसका 20, ठीक है। एटॉमिक नंबर, ये इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतने ही होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल की है, प्लस माइनस कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन भी जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही एटॉमिक नंबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? देखिए स्टार्ट हो जाओ। 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सबसे पहले एस में 2 आ जाएंगे, 1s में 2। मैं साथ साथ बॉक्स भी बनाता हूँ, ये 2 आ गए। उसके बाद अगले शेल में जाओ, 2s2, इसमें 2 आ जाएंगे एक बॉक्स में। फिर 2p 6 इसमें आ जाएंगे, मतलब 3 बॉक्स इसके बनेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गए। चलिए आगे बढ़िए। 4s2 कितने हो गए? 12 हो गए। फिर 4s2 के बाद क्या था? सॉरी 3 वाला आना था ना, 3 वाला। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर 3s में फिर से 2 आ गए। और 3p में कितने लिखे हैं बताइए? कितने हो गए? 6 लिख दे पूरे पूरे, हो गया 18, क्योंकि 3 डिब्बे होते हैं इसमें, 3 बॉक्स होते हैं। और आगे बच गया वो कहाँ जाएगा? वो 4s2 में चला जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? लास्ट वाले में। 2 कहाँ चले जाएंगे? लास्ट वाले में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी आपकी? ये है आपका K शेल, ये है आपका L शेल, ये है आपका M, ये आपका M, फिर आपका आगे N शेल चल रहा था, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? N में। यहाँ पे आप देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। 2 इसमें आए, 8 इसमें आए, फिर 8 M में आए आपके, और 2 चलेगी आगे। एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली है कि सर अगर एनर्जी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं तो हमें पता है कि K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। N के अंदर कितने होते हैं आपके? N के अंदर कितने आते हैं? N के अंदर आते हैं आपके 8, ठीक है। और K L, फिर M के अंदर कितने आते हैं आपके? K हो गया, L हो गया। M के अंदर कितने आते हैं? आपने बोला 3n का स्क्वायर, 3 3 9 और 9 दूनी 18, क्योंकि कैसे निकलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर? 2n स्क्वायर। तो तीसरे नंबर पे आता है n, कौन सा? K L M। M तीसरे नंबर पे आता है ना, ये M है आपका। तो M में आपने बोला सर M के अंदर कितने आने चाहिए? 2। M का तीसरा नंबर है, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18। तो 18 जब इसमें आते हैं, फिर मैं आगे वाले शेल के पास क्यों गया? मैं आगे वाले शेल के पास क्यों गया? तो उसी का आंसर अभी आपको मिलने वाला है कि सर हमें ये लिखना है एनर्जी के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे पूरे की पूरे इलेक्ट्रॉन M में क्यों नहीं डाले, N में क्यों लिखे गया? क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही चलती है। आपको बस पहली एक ही लाइन याद होनी चाहिए, कौन सी? ये वाली लाइन। इसको लिख दो 2-3 बार, याद हो जाएगी। 1s2, 2s2, 2p6। ऊपर नंबर क्यों लिखने हैं? क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पहले s के अंदर 2, फिर s के अंदर 2, p के अंदर 6 आते हैं। तो मैंने आपको बता भी दिया किसके अंदर कितने कितने आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरी कंप्लीट होगी। तो मैं n शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 4s2 के अंदर, ठीक है। मैं बोलूँ चलिए मुझे बताइए हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो चलिए पहले ही शेल में ही पूरी हो गई, कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 की 2। मैं बोलूँ चलिए मुझे बताइए नियॉन की क्या होती है? नियॉन क्या है? 10। ये एक नोबल गैस है, हीलियम एक नोबल गैस है। इनके शेल कंप्लीट होते हैं, आप ध्यान से देखना। पहले में 2 आगे, दूसरे सेल में 2s2, 2p6, तो हो गए पूरे 10। तो आगे जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि इसका सेल कंप्लीट होते हैं। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी। जैसे हम बोलो बताइए आर्गन की, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। ये नोबल गैस होती हैं आपकी 18। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉन के वजह 1s2, 2s2, 2p6, 2 सेल कंप्लीट। फिर तीसरे में 3s2 और 3p6 कंप्लीट हो गया सेल, आगे जाना ही नहीं पड़ा। ना तो इस पे अंदर इलेक्ट्रॉन आने की अभी जगह है, ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्या है? ये नोबल गैस है। क्या है ये? नोबल गैस। टोटल नोबल गैस कितनी होती है? 6 होती है। मैं 6 के नाम बताता हूँ। चलिए 3 ये हो गए, 3 और लिख लीजिए। आगे लिखिए क्रिप्टॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता है
36, कितना होता है 36, ठीक है 36, इसका सिंबल होता है KR। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो पूरी स्टेबल हो जाएगी, बस लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पहले 3 पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद नोबल गैस आती है आपकी नेक्स्ट वाली जीनॉन, इसका एक्सी सिंबल है, इसकी एटॉमिक नंबर इसका 54। और लास्ट पे लिख लो, ये हो गया 1 2 3 4 5, और लास्ट पे लिख लो आपका रेडॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 86। ये 6 आपकी नोबल गैस हैं, इन सबके शेल कंप्लीट है, आउटर मोस्ट शेल में कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, शेल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी होती है, तो आपको आंसर देना है कि वो नोबल गैस की होती है, ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, लिख लेना कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है आपकी, वो होती है आपकी नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस कितनी है, आंसर देना 6। इसी को बोला जाता है इनर्ट गैसेस। ये सारी गैस होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी कौन सी क्या होती हैं, गैस होती हैं, जिसको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। कौन कौन सी होती है सर, पहला हीलियम गैस होती है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो सबके एटॉमिक नंबर भी आपको पता होने चाहिए, पहले 3 तो पता होने चाहिए, कंपलसरी हैं। इन सबके शेल कंप्लीट होते हैं, सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा आपके लिए, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल स्लोली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि केक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं आपको पहले बता दूँगा। अब केक के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, उनके अंदर भी सब शेल होते हैं, SPDF। एस के अंदर कितने कितने होते हैं मैंने आपको बता दिया। ऑड नंबर याद रखना 1 3 5 7। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं ट्रिक से भी सिखा सकता, लेकिन आप इसको लिखिए खुद, 4-5 बार लिखिए, याद हो जाएगा आपको। यहाँ तक तो आना ही है, बस यहीं तक आपका काम हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं तक आएगा, ठीक है। तो इसको किस प्रकार अरेंज किया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। किसने बताया था, अफवाह प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अफवाह प्रिंसिपल। फिर मैंने एग्जाम्पल लिए कुछ, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लिखिए सिलिकॉन की। बताइए, आपने पढ़ा हुआ सिलिकॉन का सिंबल ऐसा ही होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, चलिए लिखें 1s2 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10 हो गए। फिर उसके बाद आता है 3s2, कितने हो गए 12 हो गए। और बचे कितने 2, तो 2 डाल दो आप पी के अंदर, 2 डाल दो आप पी के अंदर। अगर मैं यहाँ तक बॉक्स बनाऊँ तो आपको पता है 3 यहाँ पे बॉक्स बने, इसके बॉक्स बनाते हैं, इसमें आगे 2 इलेक्ट्रॉन एस के अंदर। चलिए अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, 3 बॉक्स होते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पहले 2 फिल, सबसे पहले एक आएगा, पहले सिंगल फिल होंगे। अगर एक को इलेक्ट्रॉन होता मैं यहाँ पे फिल करता, ठीक है, एक को इलेक्ट्रॉन होता मैं यहाँ पे फिल करता। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों पहले में डाल देने हैं। क्यों, क्योंकि सीधा सा एग्जांपल होता है कि जैसे आप लोग बस में जाते हो, अगर बस में सीट खाली हैं तो आप क्या करते हो, पहले सारे लोग सिंगल बैठते हैं, फिर जब जगह नहीं बचती तो फिर पेयरिंग होना स्टार्ट होती है। तो मतलब कंफर्टेबल कहाँ रहता है, सिंगल में। तो इसलिए यहाँ पे भी ऐसे ही चलता है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे शेल खाली है वहाँ पे पहले फिल होते हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस होता है क्रोमियम और कॉपर का, वो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ कुछ, ताकि आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से पढ़ पाओ। चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सारे के सारे एलिमेंट। चलिए ये सामने आपके एलिमेंट है, इसकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्कैडियम लिखनी, मुझे पता है 21 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। सबसे पहले कहाँ आते हैं, एस में, तो 1s में 2 आ जाएंगे। फिर कहाँ आते हैं 2 इसमें और 2p6 में आ जाएंगे, 10 हो गए। फिर आते हैं 3s2 3p6, 18 हो गए, शेल कंप्लीट हो गया आर्गन तक। फिर आता है आपका 4s2, कितने हो गए 20 हो गए, और एक बच गया, इसके बाद आता है 3d1, बताया था ना 4s2 3d1 4p6, ठीक है 4p6, 2 इसमें आगे, एक बचा और डी में चला गया। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब देखिए यहाँ तक क्या होता है, ये कितने इलेक्ट्रॉन आपके, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन का किस में होते हैं, आर्गन में। 18 क्या होता है, आर्गन। तो आप सीधा लिखो आर्गन, इसके आगे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। क्या आया 4s2 और 3d1, मतलब पहले सेल कंप्लीट करो, जो बचे वो आगे वाले में डालते जाओ, ठीक है, क्योंकि 18 2 20, एक बचा डी में डाल दो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होती है कि 3d1 और 4p6 तक आपको याद रखनी है, बस इसी में आपका काम हो जाएगा।
आर्गन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसको शॉर्ट कर देते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी देता है और कभी आर्गन प्लस आगे ये लिख देता है, ठीक है, आर्गन आगे ये लिख देता है। जैसे अब देखो 22 वाली आर्गन तक 18 कंप्लीट हो गए, आगे देखिए क्या आएगा, एस में 2 चले जाएंगे, बचे कितने 2, वो 2 डी में डाल दो, हो गया कंप्लीट। आगे देखिए 23 वाले में आर्गन तक 18 कंप्लीट हुए, इसलिए तो नोबल गैस पड़ी जाती हैं। अगर नियॉन के आगे 12 होता तो नियॉन के आगे 4s2 लिख देता, बस हो गया पूरा। मतलब मैं इस 18 को बार बार नहीं बना रहा हूँ, सीधा आर्गन लिख रहा हूँ, एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाता है। आर्गन हो गए 18, बचे कितने 2, 20 हो गए और 3 इसमें डाल दो, ठीक है। 3D बाद में क्यों आ रहा है 4s से, क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू 3D, तो एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज करना आपको, ठीक है। ये आपका एक्सेप्शनल केस होता है, ये वाला आपका, ठीक है, एक्सेप्शनल केस होता है कौन सा, चलिए ये वाला आपका एक्सेप्शंस है, कौन सा, ये वाला क्रोमियम। इसमें एक्सेप्शंस क्या देखिए, इसमें आ गया आपका आर्गन, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके हिसाब से ये होना चाहिए था 4s2 और बचे हुए इसमें डाल दो, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। ये कैसे होता है, ये होता है आपका आर्गन 4s1, इसमें एक रहता है और ये अपना शेल कंप्लीट कर लेता है, मतलब पांचों के पांचों बॉक्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देता है, यहाँ से भी एक ले लेता है, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शनल केस होता है। इसमें आपको ऐसे नहीं करना कि लास्ट वन डाल दो, यहाँ से एक कम करके इसके पूरे, क्योंकि इसके अंदर कितने बॉक्स होंगे, डी के अंदर 5 बॉक्स होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, लेकिन वो क्या करता है इन चारों को फिर यहाँ से भी एक उठा के यहाँ डाल देता है और यहाँ पे पीछे एस में भी एक रख देता है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये इसका एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है। चलिए एक आगे बढ़िए, 25 वाला सेम जैसे पढ़ते हो, आर्गन 4s2 और 3d और 3d5, कितना हो गया 18, 2 20 और 5 25 हो गया। आयरन का देखिए आर्गन तक 18 कंप्लीट हुए, 4s2 36 3d6, आगे देखिए आर्गन 4s2 3d7, देन आगे देखिए निकल आर्गन 4s2 3d8। ये वाला आ गया एक और एक्सेप्शनल केस, बस 2 ही एक्सेप्शनल केस होते हैं। ये वाला देखिए, ये भी क्या आपका एक्सेप्शंस है। कैसे, आर्गन तक तो सही था कि 18 पूरे हुए, लेकिन 4s1 यहाँ से भी क्या करता है, ये अपना शेल कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि डी 5 बॉक्स है, सब में 2 2 फिल कर लेता है, यहाँ से एक ले लेता है। और इसमें क्या होता है, लास्ट वाले में आर्गन 30 बनाने हैं, एस में डाल दो 2 और डी में डाल दो 10, कंप्लीट हो गया आपका। एक्सेप्शन सिर्फ 2 ही थे, एक था आपका कॉपर पे क्या हुआ कि लास्ट वाले में बचे हुए डाले थे, लेकिन बचा हुआ मैंने यहाँ पे डाला, इसको कंप्लीट कर दिया। और सेम था आपका क्रोमियम का, बचे हुए में मैंने एक एक समय फिल कर दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। अब आपको आइंस वगैरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखनी है, बस इतना ही सफिशिएंट है। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लिख सकते हो। आज की क्लास में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश करी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखी जाती है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना, किस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं। KLMN 4 सेल होते हैं, इसके अंदर सब शेल होते हैं। K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, M के अंदर सब मैंने बता दिया था। अब सब शेल की बारी थी, सब शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैंने बोला इसको याद करने का ट्रिक ये है कि SPDF और नंबर लिखो 1 3 5 7, ये इतने बॉक्स बनेंगे और हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप बता सकते हो कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। पूछेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन S में कितने आते हैं, आंसर होगा 2। P में कितने आते हैं 6, D में कितने आते हैं 10 और F में आते हैं 14। ठीक है, ये वाली एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करो, आपका सारे काम खत्म हो गए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ऊपर 10 क्यों, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं। लेकिन देखो 4 पहले आया 3d बाद में आया, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। इसको कैसे लिखा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी में। किसने दिया था ये, अफवाह प्रिंसिपल में ये बात हमें बताई थी। फिर मैंने आगे एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करे और आपको बता दिया मैंने कैसे कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनें बनती हैं। ये आप खुद बना सकते हो अभी, ठीक है। चलिए लास्ट में कुछ आपको प्रिंसिपल बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कौन कौन से प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। चलिए सबसे पहला रूल लिखिए, इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा अफवाह प्रिंसिपल। क्या बोलता है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना। क्या बोलता है आपका अफवाह प्रिंसिपल, क्या बोलता है, ये बोलता है कि ऑर्बिट, जो आपने बॉक्स पढ़ रहे थे, ऑर्बिट और फील्ड
are filled in increasing order of their energy। तो मैंने बताया था उस टाइम लिखते टाइम कि एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाती है, जिसकी एनर्जी कम है वो पहले आएगी, जिसकी बाद ज़्यादा वो बाद में आएगा। तो ये किसने बताया था? वो प्रिंसिपल ने। दूसरे नंबर पे लिखिए आप, सेकंड नंबर पे लिखिए आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलिए इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में? इसने क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू दिस अगर बात करें तो इसने बोला था एन ऑर्बिट, जो आपका ऑर्बिट होगा जिसमें आप इलेक्ट्रॉन दो डाल रहे थे, एन ऑर्बिट accommodate maximum 2 electron with opposite spin। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की कंडीशन कैसी, मतलब पोजीशन कैसी होती है? तो आंसर होगा अपोजिट स्पिन होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट। तो मैंने आपको पहले बताया था एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। ये इसको ऑर्बिट बोलते हैं। एक ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं? 2। ये ऑर्बिट बॉक्स को ऑर्बिट ही बोलते हैं। और दोनों की पोजीशन कैसी होती है? अपोजिट। अगर एक की ऊपर है दूसरे की नीचे होगी। ठीक है, चलिए आगे तीसरे नंबर पर इसका रूल आता है। जो तीसरे नंबर का रूल था वो था आपका, थर्ड नंबर पे लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर हर्ट्ज रूल। चलिए इसके अकॉर्डिंग क्या था? इसके अकॉर्डिंग क्या बोला था इसने बोला था फर्स्टली ऑर्बिट आर फील्ड सिंगली। सबसे पहले जो सिंगल होंगे वो फील्ड होंगे, एंड आफ्टर दैट पेयरिंग PAIRING पेयरिंग स्टार्ट। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिख रहा था? जैसे P के अंदर डालना है तो पहले एक डाल रहा था, और बाद में जब फिल होगा फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिख रहे थे आप। तो तीनों रूल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसने बताया था आपका? सबसे पहले अफवो प्रिंसिपल ने। फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि आपको एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं और दोनों की पोजीशन कैसी होगी? अपोजिट स्पिन होगी। ये आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और हर्ट्ज रूल क्या बोलता है कि पहले सिंगली फील्ड करो, देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो। ठीक है, पहले सिंगली फील्ड करो फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करो। मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइट्रोजन 7 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की 1s2 2s2 2p कितनी 3, 2 इसमें आ गए। ठीक है, 2 इसमें आ गए और इसमें 3 आ रहे हैं। तो इसमें ऑर्बिट भी कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। पहले में 1 डालो फिर 1 डालो फिर 1 डालो, और इसके बाद जैसे एक और आएगा फिर ये पहले की पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। अदरवाइज पहले सिंगली फील्ड करने हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो ज़्यादा फोकस था वो था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। इवन कि मैंने आपको कैटायन एनायन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं बताई है। अगली क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ख़त्म करेंगे। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से, इसको 2-3 बार आप लिखिए, पढ़िए, आपका हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल भी दिए लिख के। आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, जैसे मैंने 30 आपको बताए थे, 30 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। जो 2 एक्सेप्शन थे उसको छोड़ के आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।